हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे यार, और आप सबका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आपके अपना यूट्यूब चैनल प्राइमरी एजुकेशन सेंटर में। तो यार आज हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 4 है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का आज हम बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है डोबे-राइनर का त्रिक नियम यानी कि डोबे-राइनर्स लॉ ऑफ ट्रिएड्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डोबे-राइनर का त्रिक नियम को पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि जो हमारे आज के क्लास का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, और हमारे आने वाली जितने भी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं मैं आपको यहाँ पास बताता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को थंबनेल में दिखाया, थंबनेल में मैंने आपको क्या बोला, पहले समझना है, फिर लिखना है, फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यानी कि बुक रीडिंग, नोट्स प्लस एमसीक्यूज। देखो यानी कि इसका मतलब समझिएगा कि मैं इसमें आप लोग को बताना क्या चाह रहा था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे, यानी बुक में हमारे जो भी दिया है, जितना भी दिया है, ठीक है, इस नियम से संबंधित। ठीक है, और जब भी हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड अगले टॉपिक को जब हम समझेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको बुक रीडिंग करके उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है जी, समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस टॉपिक से, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे मैं अच्छे से और उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बुक रीडिंग करेंगे, फिर उससे संबंधित हम लोग नोट्स बनाएंगे, नोट्स को भी समझेंगे। ठीक है, जिससे आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, और फिर मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यूज क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक, जिससे आप लोग का इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका। ठीक है, यानी कि इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हो कि इसमें मैं आप लोग को क्या प्रोवाइड कराने चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि हम लोग यार पूरा तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तैयारी करेंगे कि पूरा निचोड़ दें, है ना। जो भी टॉपिक को पढ़े हैं वहाँ से संबंधित जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, सबको हमें फाड़ के रख देना है। ठीक है, जैसे कि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आंसर आता है, ठीक है, लॉन्ग टाइप में लिखने वाला, ठीक है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, तो वो किस प्रकार से बनेगा उसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रेटजी रहने वाला है इस चैप्टर में। हमारे जितने भी आगे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, चाहे देखो वीडियो के लेंथ में मत जाना कितना लंबा है। ठीक है, आप लोग नोट्स को तो लिखना ही लिखना, बाकी जो मैं बुक को समझाऊंगा, ठीक है, उसको आप लोग सबसे पहले समझना। उसके बाद जो नोट्स है उसको आप लोग एज इट इज़ यार कॉपी में लिख लेना, और उसको आप लोग पढ़ते रहना। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ठीक है, तो ही हम लोग आप लोग को अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करा पाएंगे, और आपका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा उसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी की बात। ठीक है, तो चलो अब बिना किसी देखे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, डोबे-राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, तो डोबे-राइनर जी एक वैज्ञानिक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो डोबे-राइनर वैज्ञानिक है वह एक जर्मन वैज्ञानिक है। ठीक है, जिसे जे.डब्ल्यू. डोबे-राइनर भी कहा जाता है, जिसका जन्म 1780 में हुआ था और मृत्यु इसका 1849 में हो गया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो डोबे-राइनर का त्रिक नियम है इसको सन 1817 में दिया था, जिसे आपके बुक में मेंशन नहीं किया गया है। आप लोग इसको ध्यान में रखना। ठीक है जी, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा तो इसको डेट के साथ जब आप लोग जब लिखोगे ना, तो जो चेकर रहेगा, आंसर से चेकर करने वाला, जब आप इतने स्पष्ट रूप से लिखोगे तो आप लोग को ऐसे ही नंबर दे देगा। ठीक है, यानी कि वो लोग समझ जाएंगे कि बच्चे जो है किस कैटेगरी वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो ये जो नियम है डोबे-राइनर का त्रिक नियम, इसको 1817 में प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इसके बारे में, डोबे-राइनर के बारे में। इसे जे.डब्ल्यू. डोबे-राइनर भी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम जोहान वुल्फगांग डोबे-राइनर है। ठीक है, जो कि क्या है, जर्मन के वैज्ञानिक है। इन्होंने जी 3 तरीकों की खोज किया। ठीक है, 3 तरीकों की खोज किया, जिसे उन्होंने डोबे-राइनर का त्रिक नियम कहा गया। ठीक है, जो आगे चलकर, ठीक है, जिससे आगे चलकर तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें जो डोबे-राइनर जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, यहीं से शुरुआत होता है हमारे आवर्त सारणी का विकास होना। कैसे विकास होना, हम जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स को देखते हैं ना, तत्वों को, सभी निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, तो उसके लिए तो काफ़ी सारे प्रयास किए होंगे ना, कि उसको एक ही बार में सीधा थोड़ी ना जमा देते, और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को तत्व मिल रहा था। ठीक है, सब वैज्ञानिक लोग ढूंढने में ही लगे थे, खोज रहे थे। ठीक है, तो जब कुछ तत्व हो गए थे, बहुत सारे तत्व हो गए थे, तो उसको अब बात है इसको जमाने का। ठीक है, तो डोबे-राइनर ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने एक त्रिक नियम दिया। ठीक है, अभी देखने वाले हैं कि त्रिक नियम है क्या, उन्होंने किस प्रकार से और किस आधार से इसको व्यवस्थित करने का प्लान किया था, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने 3 तरीकों का खोज किया। ठीक है, जिससे आगे चलकर आवर्त सारणी का विकास हुआ, यानी कि
यहाँ से शुरुआत हो जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी का विकास होना। ठीक है जी। तो यहाँ से आप लोग के यार बोर्ड में यहाँ से ही, यहीं से ही, ठीक है, यहाँ से आप लोग का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डोबेराइनर ने कौन सा नियम प्रतिपादन किया था, तो आप लोग इसका ऑप्शन लेना, त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है। ठीक है। और है आवर्त सारणी का विकास की शुरुआत किससे हुई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो यदि यार आप भविष्य में किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करोगे ना, तो वहाँ ये सब आ सकते हैं। ठीक है। इस टाइप से हम लोग का स्ट्रेटजी रहने वाला है, प्लानिंग एकदम फ्यूचर प्लानिंग से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो इसका क्या है, आवर्त सारणी का विकास की शुरुआत किससे हुई थी। ठीक है। कौन से वैज्ञानिक के बारे में आज हम देख रहे हैं, डोबेराइनर। ठीक है। तो डोबेराइनर से हमारे आवर्त सारणी का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि बुक में क्या क्या दिए हैं, क्या क्या बोला गया है। हमारे जो डोबेराइनर वैज्ञानिक है वो इसका नियम किस प्रकार से है, इसको अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बोला है जी जर्मन ठीक है, यहाँ पर बोला है जी जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है। यानी कि जो वैज्ञानिक उन्होंने किसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था, तो परमाणु भार के आधार पर। ठीक है। ध्यान में रखना इसको। ठीक है। उन्होंने जब समान गुण धर्म वाले 3 तत्व जैसे कि पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा, तब उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। उन्होंने जब समान गुण धर्मों वाले 3 तत्व जैसे कि कौन कौन से हैं, पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है। ठीक है। यहाँ पर है समान गुण धर्म। ठीक है। तो ये समान गुण धर्म कैसा है। ठीक है। यहाँ पर बोल तो दिया है कि समान गुण धर्म वाले 3 तत्व, चलो हमें पता भी चल गया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है। तो फिर रटने वाला बात हो जाएगा यार। ठीक है। तो चलो जान लेते हैं कि समान गुण धर्म वाले तत्व ये कैसे हैं। ठीक है। तो उन्होंने किया क्या, इसके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकालोगे जी। ठीक है। यहाँ पर मैं समझाता हूँ, इसको मैं अभी हटाने वाला हूँ जो हमारे चित्र हैं। ठीक है। अब यही पास हम लोग जो भी हैं समझने वाला काम यही वाले छोटा सा जगह में करने वाले हैं आगे, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो समान गुण धर्म वाले 3 तत्व बोले हैं। ठीक है। 3 तत्व कौन कौन से बोले हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, लिथियम है। ठीक है। लिथियम जो है लिथियम को किसे दर्शाते हैं, Li से दर्शाते हैं। ठीक है। फिर क्या है, सोडियम है। ठीक है। और क्या है, पोटेशियम है। ठीक है। एडजस्ट करना यार। ठीक है। माउस में लिखकर नहीं बनता है। और फिर आपको बता दूं कि इसका जो परमाणु क्रमांक होते हैं, जो हमारे लिथियम होते हैं इसका होता है 3 होता है। ठीक है। और जो सोडियम होता है उसका 11 होता है, और पोटेशियम होता है उसका होता है 19। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यह समान गुणधर्म कैसे प्रदर्शित करता है। ठीक है। यहाँ पास तो इसका परमाणु भार को दे दिया गया है 6.9 है लिथियम का, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39.1 है। तो मैं यहाँ पर बताने वाला भी समान गुणधर्म कैसे है। ठीक है। तो समान गुणधर्म का पता उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है। जैसे कि जो लिथियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 और 1। ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है। 2, 8, 8, 18 वाले रूल के थ्रू हम लोग निकालते हैं 20 तक के जो भी एलिमेंट्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। यहाँ पर सोडियम है जी, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, कितने हो गए जी, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 2, 10 हो गए, बचा कितना, 1। ठीक है। अब टोटल 11 हुए ना, 8, 2, 10, 10 है 11। पोटेशियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 19, तो ये किसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8 कितना हो गया, 8, 2, 10, 8 और 1 18 और बचा 1। ठीक है। अब ये हो गया 19 टोटल, ये इसमें 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसमें 11 और इसमें 3। ठीक है। तो आप लोग सबको पता चल गया होगा कि इसका समान गुणधर्म किस प्रकार से है। तो इसके जो हमारे अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितना आपको देखने को मिल रहा है, 1 है सभी में। ठीक है। सभी में कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है। ये क्या है, इसका समान गुणधर्म है। ठीक है। तो इसी को बोला है जी कि समान गुणधर्म वाले 3 तत्व जो कि कौन कौन से हैं, पोटेशियम है, लिथियम है और सोडियम है। ठीक है। पोटेशियम को कैसे दर्शाते हैं, सोडियम को Na से और लिथियम को Li से। ठीक है। 3 तत्व पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा। ठीक है। यहाँ पर सब देख पा रहे होंगे जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सबका परमाणु उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार इसको एक के नीचे एक रखा गया है। जैसे कि लिथियम का परमाणु भार आप देख पा रहे होंगे 6.9 है। ठीक है। इसका जो परमाणु भार है वो कितना है जी, 6.9 है। ठीक है। और सोडियम का कितना है, 23 है। ठीक है परमाणु भार। और पोटेशियम का कितना है, 39
6.1। ठीक है, इसका क्या है, परमाणु भार है। तो इसको परमाणु के यहाँ बस बोला क्या है, बढ़ते हुए यानी कि भार के, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक नीचे एक रखा। ठीक है, तो 6.9 छोटा है। ठीक है, फिर उससे अधिक 23 है, फिर उससे अधिक क्या है 39.1 है। ठीक है, तो इसको उसने इस प्रकार से व्यवस्थित किया। तब जो उन्होंने देखा, ठीक है, जब उन्होंने एक नीचे एक रखा, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जो बीच वाले तत्व हैं, ठीक, बीच वाले तत्व यहाँ पर कौन है, सोडियम है। ठीक है, सोडियम है बीच वाले तत्व, यहाँ पर सब देख पा रहे होंगे जो हमारे बीच वाले तत्व हैं। ठीक है, बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है, यानी कि हमारे जो बीच वाले जो तत्व हैं, ठीक है, उसका परमाणु भार यहाँ पास कितना है, 23 है। ठीक है, तो उनका जो परमाणु भार है, शेष दो तत्व कौन कौन से हैं, लिथियम है और पोटेशियम है। ठीक है, तो इनके परमाणु भार के औसत होता है, ऐसे बोला है। ठीक है, तो आप लोग को औसत निकालना आता होगा, पढ़े होंगे, या फिर चलो मैं यहाँ पास थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, औसत किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे कि इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है जी, आप लोग समझ लेना थोड़ा सा। देखो औसत कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को दे दूंगा, बोलूँगा कि 4 और 2 का औसत कितना होता है, ऐसे मैं यदि आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो औसत आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, उसका जो सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों का संख्या, ऐसा कुछ सुने होंगे या फिर आपको पता भी होगा। ठीक है, तो 4 और 2 का जब आप औसत निकालोगे तो कितना होगा जी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेक्षणों का योग करते हैं, यानी कि इसको हम लोग पहले जोड़ेंगे, 4 धन 2 बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो कितना संख्या है, 4 पहला और दूसरा कौन है, 1, 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4 2 6, 6 बटे 2 और 2 से ये 6 को 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि इसका जो 4 और 2 का क्या है औसत कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, मैं अभी आपको औसत को समझा रहा हूँ ना, अभी हम लोग अभी आएंगे बुक में क्या बोला है। ठीक है, अभी आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ इसको। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको दे देता है, मान लीजिए यही यदि 3 संख्या वाला रहता है। ठीक है, जैसे 3 वाला संख्या रहता है, जैसे कि ये क्या हो जाता, इसी को यदि दे दिए रहते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा ना, जैसे 4 2, ठीक है, बस 4 दे दिया है, 2 दे दिया है, यदि आपको 3 दिया रहेगा। अब बोलेगा कि इसका औसत निकालो। ठीक है, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले प्रेक्षणों का योग करेंगे, जितनी भी संख्या दी है उसका हम लोग योग करेंगे, 4 धन 2, ठीक है, बटे इसकी संख्या कितना है जी, 1 2 3, तो इसको हम लोग 3 से भाग करेंगे। ठीक है, और जब आप ऊपर वालों को जोड़ोगे जी तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बटे 3 करेंगे, जब हम लोग 9 को 3 से कटाएंगे जी तो 9 एकम 9 और मतलब कि 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 2 और 3 का औसत कितना आया, 3 आया। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि औसत क्या होता है। तो इसी को जी यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर जो हमारे जो बीच वाले तत्व है सोडियम, ठीक है, यहाँ पर बोला है ना, बस क्या बोला है, उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार, बीच वाले तत्व का परमाणु भार कितना है, 23 है, 23। ठीक है, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो है शेष दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है, यानी कि यहाँ पर जो लिथियम और पोटेशियम है इसके परमाणु भार का औसत होता है। तो चलो इसको भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका औसत होता है। ठीक है, यहाँ बस लिथियम और पोटेशियम का जब हम लोग इसका औसत निकालेंगे, ठीक है, इसके परमाणु भार का, तो इसका जो हमारे बीच वाला तत्व है सोडियम, इसके परमाणु भार के बराबर आएगा, ऐसे मतलब कि आता है, ऐसे डोबेरेनर का त्रिक नियम का कहना था। और जो तो इसी को चलो देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो लिथियम का परमाणु भार कितना है जी, 6.9, ठीक है, प्लस और फिर कितना है पोटेशियम का 39.1, ठीक है, 39.1। ठीक है, फिर जब हम इसको भाग करेंगे, सॉरी, और बटे में कितना रहेगा इसका योग संख्या कितना है जी, पहला, ठीक है, जो कि लिथियम का पहला और दूसरा क्या पोटेशियम का, 2 ही है ना, तो बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप लोग इधर आगे इसको जोड़ोगे, चलो जोड़ना आता है ना सबको, 6.9 प्लस 39.1 को जब आप लोग जोड़ोगे जी तो इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा आपका 46। ठीक है, 46 आ गया ना, इसको जोड़ोगे तो बता देता हूँ जोड़ के, 6.9, ठीक है, और है हमारा 39.1। ठीक है जी, इसको जब अब जोड़ोगे तो 9 और 1 10 होगा, 10 का 0 होगा, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10, 10 6 16, 16 की 6, हासिल 1 और 3 और 1 4। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव 46 आया ना।
ठीक है। तो यहाँ पर इसी को मैं लिख देता हूँ। तो ऊपर में कितना है 46, जब हम इसको जोड़े बटे में कितना है 2 है, ठीक है। जब आप 46 को 2 से भाग करोगे जी तो कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, ठीक है। 2 दूने 4 और 2 तिया 6, भाग करके देख लेना भाई 23 आपका आएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारे सोडियम है इसका परमाणु भार यहाँ पर कितना दिया है जी 23 दिया है ना, तो 23 आया। तो इसी को यहाँ पास बोला था कि जो हमारे जो बीच वाले तत्व हैं, ठीक है, उसके परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। समझ में आया किस प्रकार से होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। हमें जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराना है, ठीक है। और पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करना। और चलो यहाँ पर फिर देखते हैं आगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, और आगे क्या बोला इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है यहाँ सोडियम का परमाणु भार लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का औसत के निकट है, ठीक है। इसका जब हम लोग औसत निकाले तो 23 आया, ठीक है, 23 आया, तो इसे बोला है औसत के निकट है। इसके गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के गुणधर्मों के मध्य है, ठीक है। यानी जो सोडियम है इसका भी जो गुणधर्म है, ठीक है, वो लिथियम और पोटेशियम के क्या है, इसके क्या है बोले हैं मध्य है बोले हैं, ठीक है। यानी कि जब हम इसको गुणधर्म देखें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका क्या होता है, एक एक होता है ना, ठीक है। तो इसी को बोला है कि इसका गुणधर्म एक होते हैं, और इनके जो गुण होते होंगे ये जो तत्व हैं, ठीक है, वो भी क्या है तीनों का क्या था एक समान था, ठीक है। तो इसको फिर आगे बोलते हैं डोबेराइनर ने तत्व के परमाणु भार और उसके गुणधर्म के बीच एक संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया कि समान गुणधर्म वाले, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है डोबेराइनर ने तत्व के परमाणु भार और उसके गुणधर्म के बीच इस संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार हुआ क्या कि समान गुण वाले 3 तत्व को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष 2 तत्व के परमाणु भार का औसत तथा गुणधर्म उनके मध्य होते हैं, ठीक है, मध्य होते हैं या समान होते हैं, ठीक है। डोबेराइनर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से हम लोग इसका परफेक्ट डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, जिससे मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि हुआ क्या कि डोबेराइनर के अतिरिक्त नियम के अनुसार कि समान गुणधर्म वाले जो 3 तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या किए व्यवस्थित किए। तो हुआ क्या कि जो बीच वाले तत्व थे, ठीक है, बीच वाले तत्व थे उसका जो परमाणु भार था शेष 2 तत्व थे, ठीक, उनके परमाणु भार के क्या थे औसत थे, ठीक है, और उनके जो भी गुणधर्म थे, ठीक है, वो क्या थे समान थे, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है जी। और यहाँ पास आगे हैं कि डोबेराइनर उस समय, एक सेकेंड, डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिखी बना सके थे, ठीक है। यानी कि डोबेराइनर जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने केवल 3 त्रिखी बनाए थे जी, जो जिसे हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर सब देख पा रहे होंगे ये 3 त्रिक को ही डोबेराइनर बनाए थे, यहाँ पर सब देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि जो बाकी के जो भी एलिमेंट्स थे उसमें ये जो रूल है इसका त्रिक नियम वो लागू नहीं होता था, ठीक है। जब हम समान गुणधर्म वाले 3 तत्व को यदि जमाते थे, ठीक है, दूसरे को, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो 3 त्रिक दिए हैं ना, इसके अलावा बाकी 3 एलिमेंट्स को जब हम एक साथ में रख के जब उसको परमाणु भार को निकालते थे औसत के माध्यम से तो उसका बराबर नहीं होता था, ठीक है। यानी कि उसका जो परमाणु भार के बराबर नहीं आते थे जब हम लोग औसत निकालते थे, तो ठीक है। तो इसे बोला है कि डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिखी बना सके थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर सबका यहाँ पर नाम परिचित करा देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। उन्होंने 3 तरीके का नियम दिए थे, इसके पहले उदाहरण को समझ लो कि किसको किसको दिए थे, ठीक है। तो इसमें पहले में है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिसे हमने अभी देखा, ठीक है। और इसके बाद है जी यह है, इसको बोलते हैं Ca को कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है। Sr को बोलते हैं स्ट्रोंशियम, ठीक है, Sr को स्ट्रोंशियम, और Ba को बोलते हैं बेरियम, ठीक है। तो कैल्शियम होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। और Sr जो हमारे स्ट्रोंशियम है, इसका जो हमारे एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो 38 रहते हैं, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 38 रहते हैं, 38। और जो बेरियम है Ba, इसका परमाणु क्रमांक 56 होते हैं। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखोगे, ठीक है, तो इसके 56 नंबर में बेरियम होगा, ठीक है, और 38 नंबर में स्ट्रोंशियम होगा, और जो हमारे कैल्शियम है 20 नंबर में व्यवस्थित है, ठीक है। और यहाँ पास हमारे जो है तीसरे में क्या है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। ब्रोमीन का 35 होता है, 35, और आई को बोलते हैं आयोडीन, आयोडीन का होता है
53 ठीक है। तो ये जो यहाँ पर 3 तरीक दिए थे, तो उसका जो नियम है इन्हीं तीनों में क्या होता है, लागू हुआ था। तो चलो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोला है जी कि यह नियम कुछ तत्व के लिए सही पाया गया, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे डोबेरेनर वैज्ञानिक है, उन्होंने जब 3 तरीक नियम उसको जब सोचो ना, जैसे कि वैज्ञानिक है उसको जब वो प्रैक्टिस करके देखा होगा, ठीक है, तो उसका जो तो इसके जो परमाणु भर से सामान आ रहे थे, ठीक है, तो इसको कितना अच्छा लग रहा होगा। ठीक है कि चलो मेरा काम मतलब कि ऐसे ही करके मैं सभी को व्यवस्थित कर दूंगा करके उसके मन में एक्साइटेड फील रहा होगा। जैसे आप लोग कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हो, ठीक है, यदि आपसे बन जाता है, जब आप मैथ्स करते हो गाइड में या फिर उसके आंसर की देखते हो, ठीक है, तो सेम रहता है ना, तो कितना खुशी फील होता है। वैसे इसको भी हुआ होगा हमारे डोबेरेनर भाई को, है ना। तो ये जो नियम है जी वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ ही तत्वों के लिए यहाँ पर देख पा रहे हो, इन्हीं तत्वों के लिए बस ये क्या हो पाया था, सही हो पाया था। ठीक है, सही पाया गया। ठीक है, इसलिए इन त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रहा। ठीक है, हालांकि सफल नहीं रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो उन्होंने जो हमारे तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करने का यहाँ से उन्होंने शुरुआत तो किया था ना। इसके बाद आगे बहुत से वैज्ञानिक आएंगे, ठीक है, जैसे कि न्यूलैंड आएंगे, लोथर आएंगे, मेडलिफ आएंगे, मोसले आएंगे। इन सभी वैज्ञानिक का भी हम लोग देखेंगे कि सभी ने किस प्रकार से अपना अपना नियम दिया था, अपना सिद्धांत दिया था, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ बस फिर बोला है आगे, जैसे ही परमाणु भार के आधार पर तत्वों के गुणधर्मों की समानता का पता चला, वैसे ही कई तरह से तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाने लगा। ऐसे ही एक प्रयास न्यूलैंड ने भी किया था, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, जो कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, इसका भी बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर नोट्स वगैरह इसका भी हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा जो डोबेरेनर का त्रिक नियम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग देख लेते हैं जी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो नियम है यहाँ पर सफल नहीं रहा, ठीक है, यानी विफल रहा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि डोबेरेनर के त्रिक नियम क्या है, समझाइए। ठीक है, और यह कहाँ तक सही रहा, ठीक है, इसकी क्या सीमाएं थी। इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा, जिसे मैं अभी इधर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखे रहो। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को टफ लगता है, लेकिन काफ़ी आसान है। इतने सरल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, और पूरा निचोड़ पुर्जा इसको निचोड़ देंगे। जितने भी टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे सबको निकाल के आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे जो डोबेरेनर के त्रिक नियम के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न है। इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसमें आपका सारा कवर हो जाने वाला है। इसमें बोलेगा कि डोबेरेनर के त्रिक नियम को समझाइए और इसका एक उदाहरण दीजिए बोलेगा। ठीक है, एक उदाहरण ही बोलेगा आपके, ठीक है, उदाहरण एक ही बोलेगा, तो आप 2 भी लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। आपको यहाँ पर तो डोबेरेनर का 3 ही उसका क्या है दिए थे, उदाहरण दिए थे, 3 त्रिक बनाए थे, तो तीनों का ही उदाहरण को आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तीनों एलिमेंट्स का नाम को आप लोग लिख सकते हो। बाकी एक का ही पूछेगा अधिकतर। ठीक है, बाकी एक का ही पूछेगा। तो यहाँ पर इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, डोबेरेनर के त्रिक नियम समझाइए, इसका एक उदाहरण दीजिए और इनकी सीमाएं को स्पष्ट कीजिए, ऐसे बोलेगा। ठीक है, इसका सीमाएं क्या क्या थी, ठीक है, और किसके वजह से इसका विफल रहा। ठीक है, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से भी बोल देगा कि डोबेरेनर के त्रिक नियम को समझाइए, इसका और एक उदाहरण दीजिए और बताइए कि यह नियम कहाँ तक सही रहा। ठीक है, और आगे सफल हो पाया कि नहीं हो पाया, इस टाइप से इसका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, जो कि आपके जो डेफिनेशन लाए हैं सब बुक से ही लिया गया है। तो इसका यार सबसे पहले सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, आपका जो आंसर रहेगा ना, उसको एकदम स्पष्ट और डिटेल से लिखना। मालूम, जब एग्जामिनर जो रहेगा ना आंसर को जब आप लोग चेक करने वाला जो रहता है, ठीक है, जो टीचर्स रहते हैं, ठीक है, जो हमारे आंसर सेट को चेक करते हैं, उसमें वो मतलब कि उसको प्रभावित करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए आपको शुरुआत में एकदम अच्छे से डिटेल से लिखना है ना। जिसका भी आंसर रहेगा सटीक से लिखना और पॉइंट टू पॉइंट लिखना। ठीक है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन में यहाँ पर है कि सन 1817 में हमारे जर्मन रसायन शास्त्री जो थे डोबेरेनर ने कुछ तत्वों को तीन के समूह में बांटा, जिन्हें त्रिक कहा गया। ठीक है, और इसके अनुसार यहाँ से इसका डेफिनेशन है। ठीक है, इसके अनुसार यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए, ठीक है, तो मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के औसत के क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, जिसे मैंने आपको समझाया। ठीक, इसे आप लोग नोटबुक में लिख के रखना। ठीक है, आप इसको जब आप
जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा किसी भी प्रकार का, जैसे तिमाही, छमाही या वार्षिक आता है, तो आप लोग फटाफट इसको रिवाइज़ करते चलो, ठीक है। बुक को पढ़ने का समय रहेगा नहीं, जब एग्ज़ाम रहेगा तो आपका नोट्स रहेगा, ठीक है जी। तो नोट्स को आप लोग इतने बार पढ़ के प्रैक्टिस करके रखा रहो कि जब भी आप लोग उसको एक बार एक नज़र देखो तो आपको सब के सब आपका सारा आपके माइंड में उतर जाए, ठीक है। ऐसे आपको छाप के रखना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से रहा इसका डेफिनेशन, इसको लिख लेना। यहाँ से हमारा जो इसका उदाहरण एक लिख लेना, जो कि है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। हमने देखा था कि लिथियम का परमाणु भार 6.9 होता है और सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39.1। तो हमने क्या देखे थे कि डोबरेनर के अनुसार कि जो हमारे लिथियम और सोडियम के हमने जो परमाणु भार है, जैसे 6.9 और 39.1 का हमने औसत निकाला था, ठीक है। तो कितने आया था जी? 23 आया था, ठीक है। 23 आया था, जो क्या था, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आया था, ठीक है, जो कि इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, ठीक है। और जब हम इसके औसत को निकाले थे तो हमें 23 ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका था, तो इसको आप लोग उदाहरण में लिख लेना। अब यहाँ पर चलो इसका सीमाएँ को देख लेते हैं, ठीक है, इसके क्या क्या सीमाएँ हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला हमारा पॉइंट है जी इसके सीमाएँ के अंतर्गत, इसको आप लोग याद रखना। 4 जितना दी उतना को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 को रखना, ठीक है। 3 तक को रख सकते हो, ठीक है। जो आपको बेटर लगे आपको लिख के रख लेना, बाकी सभी को लिख के रखना और याद सभी हो जाएगा, वैसे सरल शब्दों में लिया गया है, ठीक। इसका सीमाएँ है, पहला यहाँ पर बोला है, यह नियम केवल कुछ ही तत्वों पर लागू हुआ, सभी तत्वों पर नहीं। हमने देखा कि किन किन तत्वों पर लागू हुआ था, ठीक है। और दूसरा है जी हमारा केवल कुछ ही त्रिक बनाया, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और या क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इन्हीं यानी इतने ही तत्वों पर क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है जी, इसके नियम, ठीक है। तो केवल कुछ ही त्रिक बनाए जा सके थे, जैसे कि इस प्रकार से इसका जिसका बना तो उसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे तीसरे में है बहुत सारे तत्व ऐसे थे जो त्रिक में नहीं रखे जा सकते थे, ठीक है। यानी कि हमारे जो और बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो उन्होंने उस समय तक जितने भी तत्व उसको मिले थे, प्राप्त थे, ठीक है, उसमें सभी तत्वों में से सभी का त्रिक नहीं बन रहा था, ठीक है, त्रिक में नहीं रखे जा सकते थे। फिर यहाँ से चौथा पॉइंट है, जब नए तत्व खोजे गए और उनकी सही परमाणु द्रव्यमान मिले तब यह नियम काम कर नहीं रहा, ठीक है। उन्होंने जब इसके अलावा भी यदि और कई सारे तत्वों को यदि जमाए रहे होंगे, ठीक है, जब उसका जमा के रखे रहे होंगे, ठीक है, जब यहाँ पर नए तत्व उसको मिले, ठीक है, नए तत्व मिलेंगे तो होगा क्या कि नए तत्व मिलेंगे, कुछ पुराने पहले से मिले तत्व रहेंगे, उसके गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। उन सबका क्या रहेगा, गुण अलग अलग रहेगा ना जी, सॉरी, गुण क्या रहेगा, समान रहेगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से है हमारा चौथा कि जब नए तत्व खोजे गए और उन्हें सही परमाणु द्रव्यमान मिले तब यह नियम काम नहीं आ रहा था, ठीक है, काम नहीं रहा, ठीक है। और है पाँचवा हमारा, यह नियम रासायनिक गुणों की गहराइयों से व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। यानी कि ये जो नियम है इसके रासायनिक गुण के गहराई में व्याख्या नहीं कर सकता था, ठीक है। कुछ इस प्रकार की इसकी सीमाएं हैं, ठीक है, इसको आप लोग लिख के रख लीजिएगा। चलो यहाँ पर से चलो प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। 5 क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलो बताओ, डोबेरेनर ने त्रिक नियम किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? मैंने अभी आपको बताया कब किया था जी, तो 1817 में किया था। इसको याद रखना, 17-18 ऐसे इसको याद रखना, 17 पहले 18 बाद में है, ठीक है, 18-17 इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डोबेरेनर के त्रिक नियम के अनुसार त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो डोबेरेनर के त्रिक नियम के अनुसार त्रिक के मध्य में, ठीक है, मध्य में जो तत्व होते हैं उसका परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है किसी एक तत्व के बराबर, ठीक है, बी है सभी 3 तत्वों के योग के बराबर, सी है पहले और तीसरे तत्व के औसत के बराबर, डी है किसी भी एक तत्व के दुगने के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ना, पहले और तीसरे तत्व का औसत के बराबर होते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न 3 है ऑब्जेक्टिव में, निम्न में से कौन सा त्रिक यानी कि ट्रेट्स का उदाहरण है, ठीक है। तो बताओ, हमने अभी तक से देखे हैं जो हमारे अभी देखे त्रिक नियम में, यहाँ पर है पहला, तो इसका क्या क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये तो है नहीं, उन्होंने किसका किया था जी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का किया था ना, ठीक है। तो ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी तत्व दिए हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और फ्लोरीन, कॉपर, जिंक, इस प्रकार से दिए हैं। तो हमने जो त्रिक नियम में उसने किसका किया था, त्रिक नियम के उदाहरण में किसका दिए थे उन्होंने, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है।
और यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्न में से डोबेरेनर के त्रिक नियम की एक सीमा क्या है। ठीक, इसकी सीमा क्या है इसको बता देते हैं। यहाँ बस ऑप्शन ए है, ये सभी तत्वों पर लागू होता है। ठीक है, ठीक, जो कि नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा। और यह परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर नहीं था। हमने शुरू में देखा था कि जो डोबेरेनर के त्रिक है परमाणु के भार पर क्या है, आधारित है। ठीक है, और ये जो है सी में बोला है कि यह केवल कुछ ही तत्व पर लागू होता है। और यहाँ पर डी है, यह आधुनिक आवर्त सारणी का भाग है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का भाग नहीं है भाई। आधुनिक आवर्त सारणी को जमाने के लिए काफ़ी सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए जिसके अनुसार पर वो व्यवस्थित है। ठीक, त्रिक नियम के हिसाब से हमारे जो पीरियोडिक टेबल है वो व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि यह केवल कुछ ही तत्वों पर ही क्या थी, लागू होता है ना। कुछ इस प्रकार से है। और हमारा अगला क्वेश्चन है 5 और 6, यहाँ पर देख लेते हैं। 5वां है, लिथियम का परमाणु भार इतना था और पोटेशियम का इतना है। ठीक है, होने पर उसका औसत कितना होगा। ठीक है, बताओ कितना होगा, बताते आ ही रहा हूँ मैं। ठीक है, उदाहरण में भी बताया। ठीक है, तो कितना आए थे, चलो बताओ। 23 आया था ना जी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि दूसरे भी यहाँ पर हमने एलिमेंट्स देखे थे, उसमें जैसे कि क्या क्या थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन थे। यदि इस प्रकार से दिएगा तो उसका परमाणु भार भी आपको दिया रहेगा, तो इसको भी आप लोग औसत निकाल लेना। ठीक है जी, क्या करना कि उसका जो फर्स्ट और लास्ट रहेगा उसको औसत निकालना, उसको जो परमाणु भार है उसको जोड़ना, बटे में 2 करना, फिर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितना होगा। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है क्यों डोबेरेनर का त्रिक नियम बाद में अप्रासंगिक हो गया, यानी कि सफल नहीं रहा, ऐसे इसका कहना है का मतलब है अप्रासंगिक का मतलब। ठीक है, तो नियम बाद में अप्रासंगिक क्यों हो गया, किसका ऑप्शन ए है क्योंकि तत्वों की संख्या घट गई थी। ऑप्शन बी है क्योंकि परमाणु संख्या नहीं जानी जाती थी। ठीक है, और है ऑप्शन सी क्योंकि नए तत्व और सही परमाणु द्रव्यमान की खोज हुई। और ऑप्शन डी है क्योंकि यह नियम बहुत कठिन था। तो ये भी नहीं हो सकता है, आपका ए और बी भी गलत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है जो कि है क्योंकि नए तत्व और सही परमाणु द्रव्यमान की खोज हुई। ठीक, यानी कि नए नए तत्वों का परमाणु नए नए तत्व मिले और उसका सही यानी कि एक्यूरेट इसको बाद में परमाणु द्रव्यमान इसको मिलते गए। ठीक है, जिससे हुआ क्या कि ये जो नियम है अप्रासंगिक हो गया। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जी, चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आप जैसे ही प्यार देते आ रहे हो इस चैनल को देते रहना। ठीक है, शुरू से आखिरी तक हम आपके साथ हैं। बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना, क्रैक करना, टॉपर भी करने की स्ट्रेटजी बताएंगे, उस लेवल पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बस आप लोग मेहनत करते रहो। ठीक है जी, और रेगुलर स्कूल जाओ और हो सके तो मस्त घर से पढ़ के जाया करना। पहला जो भी टॉपिक सर से पूछ लिया करना ना, जैसे कि आज पढ़ाया पूछना कि सर कल कौन से टॉपिक को पढ़ाने वाले हो। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ के जाना, वीडियो को भी देख लेना एक बार यूट्यूब से, बुक को भी पढ़ लेना। जब सर पढ़ाएगा तो सर से दबा दबा के क्वेश्चन पूछना। ठीक है, फिर आपका देखना कि आपका नॉलेज कैसे इंप्रूव होता है। टॉपर लेवल का आप लोग का थिंकिंग पावर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग इजीली अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। ठीक है, और छत्तीसगढ़ बोर्ड में टॉप 10 में आपका भी नाम आ सकता है। ठीक है जी, तो उसके लिए आप लोग को काफ़ी अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा अगला टॉपिक के साथ, जो कि रहेगा हमारा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, तो जैसे कि हमने आज के इस वीडियो में देखा कि डोबेरेनर के त्रिक नियम क्या है, उससे संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताएं, जिसमें आपको ये थ्योरी क्वेश्चन थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों शामिल थे। उसी प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को भी पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव वाले भी क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।